इधर भी यार पावर फ्लक्चुएशन की कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। आफ्टरनून में तो पढ़ाना डिफिकल्ट हो गया अभी। तो यार वो एमके सर ने सब गड़बड़ कर रखा, उनका इंटरनेट नहीं चलता सुबह के टाइम, बोल रहे वहां डेटा की प्रॉब्लम है। एमके सर की वजह से मेरे को चेंज करना पड़ा ना। एमके सर गांव चले गए, उनके गांव एरिया में वाईफाई नहीं है, मोबाइल डेटा से ही लेना है उनको, मॉर्निंग में ही पॉसिबल है। तो हम लोग देखो क्या कर रहे थे। अब यार पता नहीं कब तक चलेगा, अब क्या करें। वो सर ने वाईफाई लगवाया भी तो भी बोल रहे हैं नहीं सही चल रहा है। केमिस्ट्रीचे सर आणि मग यांना दुपारी यावं लागतं. तो अभी प्रॉब्लेम आहे आजकाल. म्यूट रखो भाई सभी लोग। देखो अभी हम लोगों ने ये देखा, वो नोट हो गया था ना वेरिएबल फोर्स का जो वर्क था। रत्मेश मजाक मत कर यार, नोट हो गया था, सभी ने नोट कर लिया था। अब ध्रुविल तू जानबूझ के कर रहा था, लिख लिया होगा, अब तुझे मजे आ रहे हैं। अबे यार तुम लोग भी ना बहुत मजे लेते हो। यार एक काम करो ना, कोई ने अगर कई लोगों ने लिखा होगा ना उसका फोटो लेकर के उसमें ग्रुप पे डाल दो, जिनका रह गया होगा वो लिख लेंगे। इंटीग्रेशन लिख देता हूँ केवल। आर्यन तू रहने दे भाई, मैं लिख दूंगा। देखो हमारा वर्क इक्वल टू आया था एक्स डी एक्स वाई डी वाई, लिमिट थी 0 से 2 और 0 से 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 3। तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब तो सॉल्व हो जाएगा, अब लिख लो। तो देखो अगर 2D या 3D में रहेगा तो हमेशा हमें ऐसे वेक्टर फॉर्म यूज करना पड़ेगा ना। अगर 2D या 3D में है तो वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अगर 1D में है तो आप वेक्टर फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपको बोला गया कि कोई पार्टिकल है, इस पे इधर को फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इक्वल टू, और फोर्स की वैल्यू है समथिंग 2 प्लस 3x। तो x इक्वल टू 0 से चलना शुरू किया, तो x इक्वल टू 5 तक जाने में वर्क बताओ ना। तो जब सब एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पे बस आप क्या करोगे, केवल एफ एक्स है ना, y वाला है ही नहीं है, तो आप बस यहाँ पे वर्क के लिए एफ डी एक्स लगाओगे ना, डी आर की जगह डी एक्स यूज करेंगे क्योंकि सब कुछ एक्स में हो रहा है हाँ? और एफ और डी एक्स का एक ही डायरेक्शन है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, प्लस में आएगा ना। एफ डॉट डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, प्लस में। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3x डी एक्स। फिर लिमिट डाल देंगे 0 से 5। तो 2x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन करना सबको पता होगा। सलोनी इंटीग्रेशन समझ रही है ना।
ना, टू dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ठीक है, ठीक है, 2 dx का पार्ट इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2 बाहर जाएगा और dx का x हो जाएगा, और 3x² में 3 बाहर जाएगा, x का x² 2 हो जाएगा, फिर लिमिट डाल देंगे। नोट कर लो, फिर अगला करते हैं। फिर देखो, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अगर मान लो वेरिएबल फोर्स स्प्रिंग की वजह से आ रहा है, मान लो एक हमने स्प्रिंग लगा दिया ना, ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में है, ये मान लो x=0 वाला पोजीशन है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और अगर हम इसको एक F फोर्स से खींच रहे हैं, F कांस्टेंट एक फोर्स से खींचना स्टार्ट करते हैं, तो x=0 से x तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा ना, हमें बताना है वर्क डन बाय कैपिटल F कितना हुआ और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हुआ। आवेश वर्क निकालना है, तू तो फोर्स बता रहा है, kx तो फोर्स होता है ना। हाँ, kx² 2 माइनस साइन के साथ। देखो, इसमें जब आप इसको इधर को पुल कर रहे होगे, तो ये वाला फोर्स तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वर्क तो आप सीधे निकाल लोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो वर्क कितना आएगा? प्लस में F इंटू एक्स ना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो प्लस में वर्क आता है। स्प्रिंग कांस्टेंट, देखो जो भी स्प्रिंग होती है, जब हम इसको खींचते हैं तो इसमें स्प्रिंग में टेंशन डेवलप होता है, और स्प्रिंग में जो टेंशन डेवलप होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है कोई भी टाइम पर? k इंटू एक्स ना, जब जो टेंशन डेवलप होता है वो इसके इलोंगेशन या कंप्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है,
और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे के होता है ना, के इंटू एक्स करेंगे तो उससे हमें स्प्रिंग का फोर्स आ जाएगा, जहां पे एक्स उसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन है। तो मान लो कोई टाइम पर आपने इस ब्लॉक को यहाँ पे आप खींच के ले आए हो ना, यहां तक अगर आप खींच के ले आए हो, तो मान लो अभी ये x इक्वल टू आर खींचा हुआ है, आपने कुछ r डिस्टेंस खींच लिया, तो इस पे स्प्रिंग कितना फोर्स पीछे को लगा रहा होगा, स्प्रिंग तो अंदर को खींच रहा होगा ना k इंटू आर फोर्स से ना। तो स्प्रिंग का अगर हमें वर्क निकालना है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटीग्रल एफ डी आर। अगर हम इधर को r से लिख रहे हैं, x लिमिट डालेंगे इसलिए r यूज किया है। कोई भी टाइम पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, k इंटू आर इंटू डी आर। और यहां पर वर्क जो होगा स्प्रिंग फोर्स का प्लस में आएगा माइनस में आएगा, स्प्रिंग का फोर्स इधर है और हम इधर खींच के ले जा रहे हैं माइनस में ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो माइनस में। और आर की लिमिट कहां से कहां है, 0 से एक्स तक खींच के ले जाना है, तो माइनस में के आर स्क्वायर बाई 2 एक्स, आर की लिमिट है 0 से एक्स। तो ये यहाँ पे स्प्रिंग का वर्क डन आ जाएगा ना। जब भी आप स्प्रिंग को इलोंगेट करोगे या कंप्रेस करोगे, दोनों ही केस में माइनस में वर्क आएगा ना। कंप्रेस करोगे तो भी वो अपोजिट में फोर्स लगाएगा ना, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसे हम वर्क निकाल सकते हैं स्प्रिंग का। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वर्क बाय ग्राफ। अगर मान लो आपने यहां पर ब्लॉक आ गया है, खींचने के बाद अब आप छोड़ रहे हो, जब छोड़ोगे तो ये अंदर को जाएगा, स्प्रिंग अब इधर को के एक्स लगा रही हो, इधर से इधर आ रहा है वो, तो उस टाइम पे प्लस में वर्क आएगा ना। जब वो अपने नेचुरल लेंथ की तरफ जा रहा होगा तो प्लस में, अगर नेचुरल लेंथ से इलोंगेट या कंप्रेस कर रहे हो तो माइनस में। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वर्क डन बाय ग्राफ। तो अगर मान लो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, मान लो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, सिद्धेश बस ये बोला कि अगर इधर से इधर जाने पे प्लस आया है तो उल्टा जाने पर, अभी ये कंप्रेशन नहीं हो रहा है, इलोंगेशन कम होना शुरू होगा जब उल्टा जाएगा यहां से यहां तक, तो उस टाइम पे प्लस में आएगा ना। यहां तक तो अभी कंप्रेशन नहीं हो रहा, अभी यहां से यहां जाने में इलोंगेशन कम हो रहा है। जब यहां आ गया अपनी नेचुरल लेंथ में आ गया, फिर अगर आप अंदर को दबाओगे तो कंप्रेशन शुरू होगा ना। जब कंप्रेशन शुरू होगा तो स्प्रिंग का फोर्स किधर को लगेगा, तब बाहर को लगेगा ना, तब माइनस होगा। स्प्रिंग फोर्स देखो लगातार चेंज हो रहा है ना, स्प्रिंग फोर्स जो है लगातार जैसे जैसे आर चेंज हो रहा है, के इंटू आर चेंज हो रहा है, इसलिए स्प्रिंग का वर्क डन वेरिएबल फोर्स से निकाल रहे हैं। आपको देखो हमेशा ध्यान रखना है कि स्प्रिंग का वर्क फोर्स लिखो, डिस्प्लेसमेंट लिखो, और फिर देखो कि वो किस डायरेक्शन में, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस, अगर अपोजिट में है तो माइनस, और इंटीग्रेट करके निकाल लो। ठीक है, साइन का कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप देख लो कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। अब देखो मान लो कोई भी आपका एफ और एक्स का फंक्शन दिया हुआ है ना, एफ मान लो कहीं पर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो उसका कुछ ग्राफ आ जाएगा। अगर मैं इस ग्राफ में एरिया निकालूं x1 से मान लो x2 के बीच में, तो ग्राफ के अंडर का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है,
एरिया मतलब इंटीग्रल एफ डी एक्स ना, वाई एक्सिस पे जो है वो यहाँ रखेंगे और इधर एक्स वाले का dx लेंगे ना। तो इंटीग्रल एफ डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एफ और एक्स का अगर हमें ग्राफ पता है तो एरिया से हमें वर्क मिल जाएगा ना। जहां से जहां तक गया हुआ है उतने तक का एरिया निकालेंगे तो उतने डिस्प्लेसमेंट का वर्क आएगा। अगर पॉजिटिव एक्सिस के सामने ये ग्राफ है ना, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देख लो, x1 से x2 हुआ और फोर्स यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये एरिया जो आएगा प्लस में आएगा। अगर यहीं पे ऐसा ग्राफ होता, कुछ मान लो ऐसा है ना, इधर f है, इधर x है, और वो इधर से इधर गया, तो ये निगेटिव फोर्स के सामने है ना। निगेटिव फोर्स के सामने जब होगा और वो x1 से x2 जा रहा है, तो उस टाइम पे ये एरिया माइनस में आएगा ना। तो इस टाइम पे वर्क निगेटिव में हो रहा होगा, और अभी ये वर्क जो है ये पॉजिटिव में हो रहा है ना। तो एरिया अंडर ग्राफ हमें वर्क देगा ना। ये नोट कर लो, फिर आगे नोट कर लेते हैं पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हमेशा जब वर्क निकालना है तो एरिया ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे फोर्स मान लो इधर दे दिया गया और एक्स वाला इधर दे दिया गया और ऐसे ग्राफ बना हुआ है, आपको पूछा जाए कि वर्क बताइए तो आप इधर का वर्क निकालने लग गए, इधर का एरिया निकालने लग गए। हमेशा ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में जो एरिया होगा वो वर्क देगा ना। समझो सभी मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज कहीं पे आपको ऐसा कुछ एरिया दिया हुआ है, फोर्स और एक्स का कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। फोर्स न्यूटन में है और एक्स जो है ये मीटर में है। तो आपको यहाँ पे ग्राफ में पूछा जाए कि फाइंड वर्क व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज
ना जब भी आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए और उसमें वर्क पूछा जाए, तो उसके लिए आप ये देखोगे कि कहाँ से कहाँ तक का आपको पूछा गया है वर्क। जरूरी नहीं कि जो ग्राफ दिया उसका पूरा एरिया ही निकालोगे ना। जैसे बोला गया 0 से 4 तक का, तो 4 कहीं यहाँ तक आया होगा ना, तो हम लोग इतने पार्ट का फिर वर्क एरिया निकाल लेंगे, यही वर्क हो जाएगा। इतने पार्ट का एरिया कितना आएगा पहले पार्ट के लिए, तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा ना ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, ये साइड 2 है, ये 10 है, तो 20। और ये एक ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो 10 आएगा। तो 10 प्लस 20 मिलके कितना हो जाएगा टोटल, 30 जूल। पहले पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। फिर हमें 2 से 6 में चाहिए, तो इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए ना। 2 से 6 में तो ये साइड 4 है और ये साइड 10 है, तो 4 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा एरिया ना। हमें इतने पार्ट का एरिया चाहिए बाद में, तो उसके लिए 4 इंटू 10 करेंगे तो 40। फिर 6 to 8 के लिए ये वाले पार्ट का एरिया, तो फिर से वैसे ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये फिर से 10 जूल आ जाएगा। ये सब एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो ये सब प्लस में है ना, सारा ये वर्क प्लस में है। ठीक है, सभी को क्लियर है यहां तक। ये एक्स कोऑर्डिनेट लिखा है ना यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं ना, ये सब पार्टिकल के कोऑर्डिनेट थे। 0 से शुरू होके 2 4 6 ऐसे 8 तक गया था पार्टिकल। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, हाँ आपको देखो अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो आपको कुछ फंक्शन दिया जाएगा ना। फंक्शन दिया जाएगा तो मतलब वो एफ दे दिया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ना। अगर फंक्शन दिया है मतलब जैसे पीछे इक्वेशन दी हुई है, तो उससे कर लेंगे। अब देखो, मान लो कई बार ऐसा भी आएगा सिचुएशन कि आपको फोर्स जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स का फंक्शन दे, कोई और भी फंक्शन दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है और टाइम 0 पे वो चलना शुरू किया, और उस पर फोर्स लग रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T²। जैसे जैसे टी चेंज हो रहा है फोर्स चेंज होता जा रहा है। तो हमें बताना है कि टाइम 0 से टाइम 2 सेकेंड पे कहीं यहाँ पहुंचा मान लो, तो इस ड्यूरेशन में वर्क कितना किया फोर्स ने। पार्टिकल का मास कुछ अगर जरूरत होगी तो m ले लेना।
कैसे कैसे कर रहे हो सभी? श्रेयस कैसे किया तूने? डिस्प्लेसमेंट निकाल के फिर क्या किया? फोर्स तो वेरिएबल है ना, फोर्स कांस्टेंट थोड़ी है कि आप सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ, dx को t के टर्म में लिखा। देखो हमें ये पता है कि वर्क इक्वल टू होता है इंटीग्रल एफ डी एक्स। यहाँ ये t के टर्म में, तो हमें यहाँ dt का टर्म लाना है ना। तो dt का टर्म कब आ पाएगा? जब अगर हम यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? dx बाई dt को क्या बोल सकते हो? उसका कोई भी टाइम पे वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसे निकालोगे? यहाँ पर अगर हमें f दिया हुआ है तो हम a लिख सकते हैं ना, f बाई एम। तो a को लिख देंगे dv बाई डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर बाई एम। तो dv इक्वल टू आ जाएगा 1/m टी स्क्वायर डी टी, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो v आ जाएगा। v इक्वल टू आ गया टी क्यूब बाई 3m ना। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो थी, टाइम टी पे कुछ मान लिया v है। तो ये हमारा v आ गया ना। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू डाल दो। f की वैल्यू है टी स्क्वायर, v की वैल्यू है टी क्यूब बाई 3m इंटू डी टी ना। अब ये हमारा कितना हो जाएगा? t के पावर 5 हो गया ना। t के पावर 5 है। 1/3m बाहर आ जाएगा। t के पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 0 से 2 सेकेंड तक इंटीग्रेट करना है ना। तो t के पावर 6/6। एक्सेलरेशन जीरो नहीं लिया है। कहां पे एक्सेलरेशन जीरो लिया? एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास लिया है ना। सलोनी अनम्यूट करके पूछ, क्या पूछना चाह रही है तू? लिमिट डाली है जीरो, टाइम पे वेलोसिटी जीरो है, टाइम टी पे वेलोसिटी वी है। तो अब ये कितना आ जाएगा? वर्क इक्वल टू 1/3m। ये 6 बाहर आ जाएगा। लिमिट डाल देंगे यहाँ पर एक बार, 2 के पावर 6 माइनस 0 के पावर 6, तो जीरो रह जाएगा ना। m की वैल्यू अगर हमें दी हुई होगी तो वो डाल देंगे। 2 के पावर 6 कितना होता है? 64 ना। तो 32/9m। m मास दिया होगा वैल्यू, तो वो भी डाल देंगे। समझ रहे हो ना? तो ये स्टेप ध्यान रखो ना, जब भी फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके v लिख लेंगे, और v इधर से निकाल करके डाल देंगे। नोट कर लो। सिद्धेश चवन, बेसिक एडवांस मैथमेटिक्स अप्लाई करो।
ये बता सिद्धेश, टी के पावर 5 dt की वैल्यू कितनी आएगी, x के पावर 5 dx की वैल्यू कितनी आएगी? कैसे निकाला तूने? सेम काम यहाँ पे भी करेगा, वही किया है मैंने। ये 3m बार हो गया, टी के पावर 5 था, dt था, तो उसी को लिखा है। जो पढ़ा है थोड़ा यूज भी करना। तुझे आता रहता है, लेकिन तू सोचता है दिमाग ना चलाना पड़े, सब पूछ ही लिया जाए। तू क्या बोल रहा है श्रेयस? डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट निकाल के एफ डी एक्स लिखोगे ना, एफ डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो एफ तो आपको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए ना। एफ आपको निकालना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वो बेकार में फालतू वाला काम हो जाएगा, फिर एफ निकालो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो करने को आप देखो कर सकते हो, इसको लिख दो dx बाई डी टी इधर ले जाओ, इंटीग्रेट करो तो t और x में रिलेशन आ जाएगा। v को लिख दो dx बाई डी टी इधर ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो t और x में रिलेशन आ जाएगा। तो वो रिलेशन यूज करके t को x के टर्म में यहाँ डाल दो और फिर इंटीग्रेट कर दो। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, वही आएगा, सेम आएगा, सही से सॉल्व कर। हाँ, अब लिमिट के लिए जब आप v और t और x में रिलेशन आ गया है ना, t और x में रिलेशन आ गया, तो जब t की लिमिट डालोगे तो उससे x की लिमिट दिखेगी ना उस रिलेशन में। t की लोअर लिमिट डालोगे तो x की लोअर लिमिट मिलेगी, t की अपर लिमिट डालोगे तो x की अपर लिमिट मिलेगी। इस क्वेश्चन को करने का हम और भी अच्छे तरीके देखेंगे। अभी आगे हम लोग एक और मेथड पढ़ने जा रहे हैं, एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, उससे ये चीजें और इजीली हो पाएंगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, सलोनी थोड़ा स्प्रिंग वाला आप पीछे लॉज ऑफ मोशन में थोड़ा कर लो रिवाइज। अभी स्प्रिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम कराऊंगा ना, बट उसके लिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर कराऊंगा अभी ना। अब हम लोग देखो नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम देखने जा रहे हैं। उससे पहले काइनेटिक एनर्जी हमें देखनी रहेगी। उससे पहले भी एक चीज और आ गई, एक चीज और ध्यान नहीं आया। देखो आप पहले तो एक सिंपल सा आंसर करो कि जैसे वर्क है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये जो फोर्स होता है वो क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? फोर्स जो होगा, क्या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? नहीं ना, जो भी रियल फोर्सेस होते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। रियल फोर्सेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर मान ले mg लग रहा है तो mg मैं लिफ्ट से देखूं, बाहर से देखूं, हर जगह से mg की वैल्यू तो mg होगी ना। रियल फोर्सेस चेंज नहीं करते, सीडो फोर्स अलग से आ जाता है, वो अलग चीज है, बट mg तो mg है ना। टेंशन कहीं t है तो वो t दिखेगा चाहे जिस फ्रेम से देखो। फोर्स कोई भी रियल फोर्स ना, रियल फोर्स कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है?
डिस्प्लेसमेंट करता है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो आप कार में बैठे हो, आप बैठो, आपके साथ में आपका कोई फ्रेंड बैठा है, दोनों लोग जा रहे हो, और तीसरा फ्रेंड बाहर है, तो बाहर वाले के लिए तो इसका डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होगा, लेकिन अंदर वाले के लिए दूसरे फ्रेंड का डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो अलग अलग लोगों को डिस्प्लेसमेंट अलग अलग दिखेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो फिर जो वर्क होगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? ना, वो जो वर्क होगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे फिर डिपेंड करेगा। क्योंकि वर्क जो है एफ और डी पे डिपेंड कर रहा है, एफ और डी में से एक भी अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा तो वर्क भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। हाँ, वर्क जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर कभी भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से वर्क निकालोगे तो जो भी फोर्सेस होंगे, सीडो फोर्स वगैरह, वो भी आपको लेना पड़ता है ना, अगर टोटल वर्क निकालना है तो वो अभी आगे सिचुएशन आएगी तब क्वेश्चन वगैरह में करा दूंगा ना, तब एक बार याद भी दिला दूंगा कि हाँ ऐसा देखो है। अभी बस इतना याद कर लो कि वर्क जो होगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट हमें देखना है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। हमने पहले भी देखा हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी बॉडी में जो एनर्जी उसके मोशन के वजह से होगी उसको हम बोलेंगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद यही बोला ना, वर्क जो होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, बस यही बोला। इसके बाद मैं बोल रहा था इस पे क्वेश्चन वगैरह अलग अलग फ्रेम से सॉल्व करना, ये मैं आगे सिखाऊंगा ना, अभी बस इतना याद कर लेना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके क्वेश्चन करना आगे हम लोग सीखेंगे। अब देखो, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है ना, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी m मास की बॉडी है और वो मान लो v स्पीड से चल रही है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। और ये फॉर्मूला केवल तब वैलिड है जब v इज वेरी वेरी लेस देन c, c जहां पे स्पीड ऑफ लाइट है। अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज करेगी, ये सॉरी, अगर इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है ना, तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला केवल कब के लिए वैलिड है? जब वो स्लो स्पीड से चल रहा है ना। तो अब मान लो
200-400 मीटर पर सेकेंड से भी चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसकी स्पीड फास्ट होती है तो जनरल जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पे c, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है ना, मैं डिराइव करके दिखा देता हूँ कि ये फॉर्मूला आएगा इससे। यहाँ पे c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है ना, m जो होता है इसको हम बोलते हैं काइनेटिक मास। ये सब चीजें अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अब आपने पूछ दिया तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। और m नॉट होता है रेस्ट मास। सिलेबस लिख दिया यार मास को, काइनेटिक मास और रेस्ट मास ना, ये सब चीजें सिलेबस में नहीं है इसलिए टेंशन नहीं लेना ना। रेस्ट मास और काइनेटिक मास में रिलेशन होता है कुछ ऐसा, जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका मास m नॉट है, जब वो चलता है तो उसका मास भी बढ़ जाता है, क्योंकि मास क्या है, उसके अंदर का अमाउंट नहीं है, प्रॉपर्टी है। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। मास जो है प्रॉपर्टी है ना, अगर वो फास्ट चलता है तो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है ना, अगर वो फास्ट चलेगा तो उसके अंदर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अगर देखो स्पीड बहुत कम है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट से आपकी स्पीड बहुत कम है, तो हमेशा ये v बाई सी क्या होगा, जीरो होगा ना। अगर v इज वेरी वेरी लेस देन c ना, अगर हमारा v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो v बाई सी क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो। तो m इक्वल टू वहां पे क्या आएगा, m नॉट आएगा ना। तो इसलिए जब आप बॉडी चल भी रही है तो भी हम यही मास यूज करते हैं, क्योंकि आप जो इस चैप्टर में जो भी आप पढ़ोगे फिजिक्स में 11 12 में, वहां पे स्पीड बहुत कम होगी। स्पीड अगर बहुत कम होगी तो मास चेंज हो रहा है ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। और जब स्पीड बहुत कम होगी तो आप के का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख दोगे m नॉट, इस ये जो नीचे टर्म है यहाँ m की वैल्यू लिख रहा हूं ना, ये जनरल फॉर्मूला लिखा है, जनरल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। इस वाले टर्म को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, हाँ यही तो लिखा है, स्पीड बढ़ेगी तो मास चेंज होगा, क्योंकि मास क्या है, प्रॉपर्टी है ना, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी दूसरे मास को। तो जब फास्ट कोई बॉडी चलता है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है दूसरे मास को। ये सब रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में सिखाया जाएगा ना, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स वो आप बीटेक के टाइम सीखोगे। नहीं 12th में नहीं है ये सब। ये समझो, ये वाले टर्म को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो रूट को पावर में लिखूंगा और ऊपर ले जाके माइनस हाफ कर दूंगा। फिर देखो हमने ये सीखा हुआ है कि अगर ये वाला टर्म बहुत छोटा है तो पावर को आगे ला सकते हैं ना, ये पहले भी सिखाया हुआ है ना। 1 + x के पावर n में अगर x बहुत छोटा है तो n आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, m नॉट 1 माइनस हाफ आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हाफ v² बाय c² माइनस m नॉट इंटू c²। अब जब ये m नॉट अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये m नॉट इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, m नॉट v² बाई 2c² इंटू c², तो c² कट गया, ये आ गया हाफ m नॉट v²। तो ये फॉर्मूला कब आ रहा है, जब आपने ये यूज किया कि v इज वेरी वेरी लेस देन c ना, जब v इज वेरी वेरी लेस देन c तब आया है ना। तो आपको अभी इतना कुछ बस नोट कर लो, आइडिया होना चाहिए कि ये सब केवल कम स्पीड के लिए होता है, हाफ mv²।
ये जो हमने पावर आगे मल्टीप्लाई किया उसको बायनोमियल थ्योरम में हम पढ़ते हैं ना, ये बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाया। ये सब इसलिए नोट करा रहा हूं कि थोड़ा बहुत आगे मॉडर्न फिजिक्स आएगा उसमें यूज होगा थोड़ा सा केवल। तो देखो हमने ये देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। हमारे लिए तो यही काम का है क्योंकि हमें पता है कि जो भी हम केस पढ़ेंगे वहां पे वी बहुत कम होगा। फिर अगर हम इसमें इस फॉर्मूले में एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो एम इंटू एम, ये एम स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। एम इंटू वी को हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम ना। तो ये हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में हम ऐसा रिलेशन बोलते हैं k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, या फिर p इक्वल टू हम बोल सकते हैं अंडर रूट 2m k। हम लोग ये वाला याद रखते हैं ना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये क्या थ्योरम है, ये वर्क और एनर्जी को रिलेट करने का थ्योरम है ना। वर्क और एनर्जी को रिलेट करने का ये थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी आप वर्क करते हो ना, जब भी कोई बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा के वर्क करेगी तो ना जो भी वर्क होता है सारे फोर्सेस का वर्क, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस हमेशा बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब आप वर्क करके केवल कौन सी एनर्जी चेंज कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। वर्क करके आप कौन सी एनर्जी चेंज कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। हम आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, तो वर्क से हम काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल नहीं। पोटेंशियल भी होगा वो अलग चीज है, पोटेंशियल होगा, लेकिन अभी बस आपको ये समझना है कि जितना भी टोटल वर्क होगा वो बराबर होगा हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे अभी बताता हूं ना। ये हमारा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डब्लू ऑल, ऑल में मतलब क्या है, ऑल मतलब यहाँ पे ऑल है ना, ऑल मतलब ऑल, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाएगा कि एक को छोड़ दे दूसरे को ले ले। ऑल मतलब ऑल है, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका वर्क निकालो और वो बराबर कर दो डेल्टा के, तो उससे आपको काइनेटिक एनर्जी का चेंज ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे डब्लू ऑल मतलब है वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। फोर्सेस वो कैसे हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। अभी हम टाइप देखेंगे, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कोई सा भी टाइप हो, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ये वाला अभी आगे देखेंगे ना। तो कोई भी फोर्स का टाइप हो आपको सबके वर्क लेने हैं, चाहे वो सिस्टम के अंदर का हो बाहर का हो, जैसा भी हो।
अब इसको मैं थोड़ा डिराइव करके समझा देता हूँ कि ऐसा हो क्या रहा है। डिराइव करने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें इजीली समझ आ जाए। मान लो एक बॉडी है और वो इधर को एक्सेलरेट कर रहा है, उस पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं और वो इधर को एक्सेलरेट कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि नेट जो एक फोर्स आएगा, ऑल फोर्सेस का जो नेट आएगा वो बराबर होगा m इंटू ए के। तो अगर मैं नेट वर्क डन निकालू मतलब मैं सारे फोर्सेस का वर्क निकाल रहा हूँ। सबको ये याद है डब्लू नेट बराबर क्या होता है, हर एक फोर्स का वर्क निकाल के ऐड कर दो, वही होता है ना नेट फोर्स का वर्क। तो अगर मैं बोलूं कि भाई वर्क डन बाई ऑल फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, नेट फोर्स का वर्क निकालूंगा। मान लो यहाँ सब कुछ एक्स एक्सिस में हो रहा है तो मैंने एक्स में लिख दिया। फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ नेट को लिखूंगा एम इन टू ए। अब सब इधर को है तो अभी मैं एरो हटा देता हूं, सब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं मान लो, तो ये हो जाएगा। फिर m इंटू में ए को लिख सकता हूं v dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, तो ये डी एक्स कट जाएगा, m बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा v dv। अब मान लो इनिशियल स्पीड u थी, फाइनल स्पीड v है, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। तो ये मतलब क्या हुआ, एम वी स्क्वायर बाई 2, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अंदर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। ये हमारा डब्लू ऑल आया क्योंकि मैंने नेट का निकाला है ना, तो यही बराबर हो गया डेल्टा के। मैंने 1D लेके सॉल्व किया है, ऐसे 3D में भी लेके कर सकते हैं, बस थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए मैंने सिंपल बना के बताया ये। देखो अक्सर मैं यहाँ पे 10 बार बोलता हूँ ऑल मतलब ऑल है, फिर भी लोग दिमाग लगाते हैं बाद में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ऑल मतलब ऑल है। कौन सा दूसरा वाला फॉर्मूला, देख एफ नेट बराबर एम ए। अब मैं नेट फोर्स का अगर वर्क निकाल रहा हूं, मुझे अगर नेट फोर्स का वर्क चाहिए तो उसको मैं नेट फोर्स के वर्क को क्या लिखूंगा, डब्ल्यू ऑल लिखूंगा ना। नेट फोर्स का वर्क मतलब जितने भी फोर्स हैं सबका वर्क, तो नेट मतलब ऑल, तो ये डब्ल्यू ऑल लिखा हुआ है। पीछे देखो हमने किया था डब्ल्यू नेट, हाँ वही डब्ल्यू नेट वही सेम है, ऑल फोर्स का वर्क है, नेट वर्क डन इज सेम है डब्ल्यू ऑल। भावे से आगे प्रॉब्लम करेंगे तभी बता पाऊंगा, बहुत सारे टाइप के वैरायटी बनते हैं, तो बस आपको ध्यान रखना है कि ऑल लेना रहता है जब भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो। अब इस थ्योरम को अप्लाई करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये थ्योरम एकदम क्लियर हो जाएगा।
देखो ये एक प्रॉब्लम, सपोज हमने एक पार्टिकल को जिसका मास m था h हाइट से ड्रॉप किया। जब h हाइट से ड्रॉप किया, अगर एयर रेसिस्टेंस नहीं होता तो कितनी स्पीड से आके हिट करता ग्राउंड को? h हाइट गिरने के बाद स्पीड कितनी आती है? √2gh। अगर आप h हाइट से कोई चीज को ड्रॉप करते हो तो √2gh। लेकिन यहाँ पे अगर एयर रेसिस्टेंस है, अगर एयर रेसिस्टेंस है तो स्पीड क्या हो गई उसकी? थोड़ी कम हो गई। √2gh की जगह मान लो √1.5gh से आकर के वो ग्राउंड को हिट करता है ना। यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस है तो हमें बताना है कि एयर रेसिस्टेंस का यहाँ पे कितना वर्क हुआ, ऊपर से नीचे आने पे वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस कितना हुआ। आपको इनिशियल स्पीड दी है, फाइनल स्पीड दी है, जस्ट कोलिजन के पहले की स्पीड है ना। टकराने के बाद कोलिजन एक नया टॉपिक आ गया ना, हम कोलिजन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, कोलिजन के जस्ट पहले तक पढ़ रहे हैं। v इक्वल्स टू √1.5gh लिखा हुआ है। आप देखो यहाँ पे क्या सोचोगे, ये जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो आपको इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, मतलब डेल्टा के पता है ना। अगर इनिशियल स्पीड पता है और फाइनल स्पीड पता है तो डेल्टा के पता है कि नहीं? और यहाँ पे वर्क करने वाले कौन कौन से लोग हैं वर्क करने वाले? यहाँ पे अगर आप वर्क देखोगे, डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के में डेल्टा के पता है, और वर्क निकालने जाओगे तो कौन कौन से लोग वर्क कर रहे हैं? एक तो ग्रेविटी कर रही है और दूसरा एयर का रेसिस्टेंस कर रहा है। अब आपको ये पता है, ग्रेविटी का वर्क पता है तो एयर का वर्क पता चल जाएगा। ग्रेविटी कितना वर्क करेगी यहाँ पर? ग्रेविटी का फोर्स किधर है? नीचे को है। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? नीचे को है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों नीचे को है, तो ये वर्क क्या होगा? प्लस mgh। एयर का हमें पता नहीं तो उसको डब्ल्यू एयर लिखे रहने देंगे, बराबर डेल्टा के। डेल्टा के क्या हो जाएगा? ½ mv²। फाइनल स्पीड यहाँ पे लिखेंगे -½ m u²। u कितना है? 0। तो ये कितना आ जाएगा? ½ m इंटू 1.5gh -0 ना। तो ये हो गया 3/4 mgh ना। ये 3/2 हुआ तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे mgh है प्लस वर्क डन बाई एयर है। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाई एयर कितना हुआ? इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 1/4 mgh। वर्क डन बाई एयर निगेटिव आना भी चाहिए था, क्योंकि एयर हमेशा क्या करता है, जिधर पार्टिकल जा रहा होगा उसके अपोजिट में लग रहा होगा ना। डिस्प्लेसमेंट नीचे और फोर्स ऊपर को लगा होगा। नोट कर लो, फिर और प्रॉब्लम कराता हूँ इस पे। निगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एयर रेसिस्टेंस ने उसको एनर्जी दी नहीं है, उसकी एनर्जी ले ली है। एयर रेसिस्टेंस की वजह से इसकी स्पीड कम हो गई ना, तो उसने उसकी एनर्जी ले ली है। एयर रेसिस्टेंस नहीं होता तो फास्ट आता ना, स्लो आया, मतलब उसकी एनर्जी कम हो गई।
कम हो गई मतलब एयर ने ले ली। अगर कोई भी फोर्स लेता है तो उसका वर्क निगेटिव आता है ना, अगर कोई फोर्स देगा तो पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, सपोज हमारे पास एक जल्दी लिखो, एक स्ट्रिंग से एक ऐसे पार्टिकल सस्पेंडेड है, स्ट्रिंग का मास m है, सॉरी पार्टिकल का मास m है, स्ट्रिंग लाइट है और उसकी लेंथ l है। फिर यहाँ पे अचानक से विंड आना शुरू हुआ, तो विंड की वजह से ये पार्टिकल कुछ थीटा एंगल पे आकर के ऐसे रुक गया ना, विंड आ गया तो उसकी वजह से विंड ने उसको थोड़ा ऊपर उठा दिया है, यहाँ पे रुका हुआ है, ये थीटा एंगल पे जाके रुका हुआ है। तो हमें बताना है कि इस प्रोसेस में वर्क डन बाय विंड कितना है। विंड ने फोर्स लगा के इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया ना, तो उसने कितना वर्क किया हमें ये निकालना है ना। ये गिवन है, ये स्लोली ऐसे यहाँ से आकर के यहाँ पे स्लोली आ गया है। विंड ने एकदम वेरी स्लोली इस पे फोर्स लगा करके स्लोली यहाँ पे ले गया नए पोजीशन पे। वेरी स्लोली है तो कोई भी टाइम पे स्पीड उसकी जीरो समझोगे ना, वेरी स्लोली का मतलब है स्पीड हमेशा आपको जीरो लेना है। नहीं श्रेयस।
हाँ सही है सर। यहाँ पे देखो वर्क कौन कौन कर रहा है, फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, एक तो नीचे को mg लग रहा है, इधर को टेंशन लग रहा होगा, और एक विंड का फोर्स लग रहा होगा, वो हमें पता नहीं विंड का फोर्स कितना है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के, बट काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा जीरो है, तो डेल्टा के हमेशा जीरो है ना। डब्ल्यू ऑल में कौन कौन से वर्क हैं, एक तो विंड का वर्क है, mg का वर्क है, और टेंशन का वर्क है, और ये सब बराबर किसके हैं, जीरो के। विंड का वर्क हमें निकालना है ना, हमें फोर्स नहीं पता है तो हम उसको निकाल नहीं सकते डायरेक्ट, तो हमें इससे निकालना है, डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं आएगा ये। ग्रेविटी का वर्क हम निकाल सकते हैं क्या, अगर ये पार्टिकल यहां से यहां गया तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया ना, आप देखोगे ये ऊपर कितना गया ना, वर्टिकल में कितना गया है, अगर ये अभी लेंथ एल है तो ये लेंथ कितनी आएगी, एल कॉस थीटा। सिद्धेश थोड़ा ध्यान से देखना, बेसिक एडवांस मैथमेटिक्स लग रही है। एल कॉस थीटा, ये पहले यहां से यहां तक की लेंथ एल थी ना, ये पहले ये स्ट्रिंग की लेंथ एल थी ना, पार्टिकल पहले नीचे एल डिस्टेंस पे था, अब कितने हाइट पे नीचे है, एल कॉस थीटा पे, तो कितना गया पार्टिकल ऊपर, एल माइनस एल कॉस थीटा। समझो पार्टिकल इतना ऊपर गया है, ग्रेविटी का वर्क चाहिए तो हम केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ना, और नहीं देखेंगे, देखना है हमें कुछ भी। और ये वर्क प्लस में होगा माइनस में होगा, वर्क mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क क्या होगा, माइनस में ना, तो ग्रेविटी का वर्क होगा माइनस mg l 1 माइनस कॉस थीटा ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और आगे माइनस साइन क्योंकि अपोजिट में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। टेंशन का वर्क बताओ कितना होगा यहाँ पर, टेंशन यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है, देखो टेंशन हर इंस्टेंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा ना, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है बट अभी आप बस डायरेक्शन पे फोकस करो, हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा टेंशन का। तो आप क्या करोगे, एक छोटे से dr डिस्प्लेसमेंट के लिए सोचोगे, छोटे से dr डिस्प्लेसमेंट के टाइम में वर्क कितना होगा, ये इधर को dr जा रहा है सर्कमफेरेंस के लॉन्ग और टेंशन लग रहा है रेडियस के लॉन्ग, तो हर एक टाइम पे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन रहा होगा, कोई भी dr डिस्प्लेसमेंट के लिए टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में 90 एंगल बन रहा होगा, अगर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है तो वर्क कितना आएगा वहां पर, वर्क में कॉस 90 आएगा ना, कॉस 90 जीरो होता है ना, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। तो अब हमारा वर्क डन बाय विंड कितना आ जाएगा, ये माइनस साइन इधर आकर के प्लस हो जाएगा, जो विंड है उसका वर्क प्लस में आना भी चाहिए था, प्लस में आया है क्योंकि विंड इधर को फोर्स लगा रहा है, और ये इधर को ही गया है ना, हॉरिजॉन्टल में इधर को लगा रहा था राइट साइड में, ये राइट में आया है। आपको जब इधर का फोर्स देख रहे हो तो केवल इस पे फोकस करोगे ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो उधर को आया है तो प्लस में आना चाहिए था, वही हुआ है। कुछ समझ आया क्या क्या हुआ यहाँ पर, देखो ग्रेविटी का वर्क मैंने पहले भी समझाया था कि अगर ग्रेविटी नीचे को है और वो कोई भी रास्ते से अगर ऊपर को गया कुछ h, और h की वैल्यू है mg l 1 माइनस कॉस थीटा, तो वर्क कितना बोलोगे, फोर्स नीचे को है डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो माइनस एम जी एच, और h की वैल्यू कितनी है mg l 1 माइनस कॉस थीटा। बाकी थोड़ा बेसिक एडवांस मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, पहले ये एल डिस्टेंस नीचे था सीलिंग से,
और अभी कितना डिस्टेंस नीचे है, एल कॉस थीटा नीचे है, तो ये हाइट कितनी आएगी इससे? यही है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये अगर एल है, ये थीटा है, तो ये साइड कितनी आएगी, एल कॉस थीटा। एक और सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मान लो हमें एक पार्टिकल को यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका गया है। जल्दी लिखो भाई। श्रेयस यार, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करें यार, एमके सर का हो ही नहीं रहा सॉल्व प्रॉब्लम। यार बात तो सही है, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्या किया जाए। मॉर्निंग में, मैं भी मॉर्निंग में ही लेना चाहता हूँ, मेरे को भी आफ्टरनून पसंद नहीं है, लेकिन एमके सर की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है। अरे यार, अब सीएन सर को भी बोला मैंने लेने के लिए, उनको भी वही प्रॉब्लम है। उनका बोलना है उनके यहाँ पावर कट बहुत होता है, वो मोबाइल डेटा यूज करते हैं, वो बहुत दिक्कत होगी उनको भी। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, नहीं कुछ हो रहा है। केमिस्ट्री वाले सर लोग दोनों ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल में वो एमके सर आज, जैसे आज तुम्हारा सुबह लिए तो कल ट्वेल्थ का सुबह लेंगे, उनका टाइमिंग का दिक्कत है ना, वो चक्कर पड़ रहा है, नहीं तो रोज सुबह रख दें। अभी ट्वेल्थ भी है ना। सभी मॉर्निंग में तभी हो पाएंगे जब ट्वेल्थ वाले बच्चे चले जाएं, वो अगले 15 तारीख तक चले जाएंगे। नेक्स्ट 15th के बाद मॉर्निंग कर देंगे सारा। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर हमने एक पार्टिकल को जिसका मास है में यू स्पीड से फेंका, तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, हमें ये निकालना है यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। हमें एच मैक्स की वैल्यू निकालनी है यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। प्रोजेक्टाइल नहीं लगाना है ना अभी।
तो देखो अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ये लगाएंगे डब्लू ऑल बराबर डेल्टा के। करो जल्दी भावेश, जल्दी करो। ठीक है, अब देखो इसमें डब्लू ऑल में यहाँ पे केवल कौन वर्क करेगा, एयर रेसिस्टेंस अभी नहीं लेना है ना, प्रोजेक्टाइल में एयर रेसिस्टेंस हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो केवल ग्रेविटी का वर्क होगा ना यहाँ, तो डब्लू ऑल मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटी, और डेल्टा के मतलब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, अगर ये फोर्स नीचे को mg लग रहा है और ये ऊपर को वर्टिकल में कितना गया है, h गया है ना, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आएगा, माइनस mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलोगे, हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी स्पीड बची होगी, u cos थीटा ना, हाईएस्ट पॉइंट पे अभी हॉरिजॉन्टल तो बची होगी ना भाई, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर। और इनिशियल कितनी है, इनिशियल u स्पीड से फेंका गया ना, एनर्जी लिखने में आपको इसका नहीं टेंशन लेना है ना कि किधर को है, डायरेक्शन नहीं होता ना, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, तो बस हाफ एम वी स्क्वायर लगाना है। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन कर दूं तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस 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 कट जाएगा, एम कट जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, सबको क्लियर होगा। तो ऐसे जो भी हमने पीछे प्रोजेक्टाइल वगैरह करते थे ना, जहां पे भी स्पीड चाहिए, तो वहां पर हम लोग ये यूज कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, इससे हो जाएगा आराम से सॉल्व, स्पीड या डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड चीजें निकालना हो तो। सलोनी तेरा प्रोजेक्टाइल नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, तभी तूने ऐसा डाउट पूछा। हाँ इसीलिए, देखो जो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जब भी आप कोई चीज को ऐसे फेंकते हो, तो कोई भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में, एक एक्स में एक वाई में, और एक्सेलरेशन केवल यहाँ पे जी है, मतलब वो किधर है, वाई डायरेक्शन में, तो ये जो जी है केवल इसको चेंज करा सकता है, इसको नहीं करा सकता। एक्स वाली भी स्पीड सेम बनी रहेगी ना, हाईएस्ट पॉइंट पे वाई वाला जीरो हो जाता है, ऊपर जाना बंद हो जाता है, लेकिन ये वाला अब भी रहेगा, क्योंकि इधर तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है ना एक्स एक्सिस में। तो जितना शुरू में था, शुरू में कितना था इधर को यू कॉस थीटा, और वर्टिकल में था यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा कम होते होते यहाँ जीरो हो जाएगा ना, यू कॉस थीटा हर जगह बना रहेगा सेम स्पीड, वर्टिकल वाला केवल चेंज हो रहा है। बाकी अब प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे तो समझ आएगा ना। सपोज एक पार्टिकल को मैंने ऐसे यू स्पीड से यहाँ से थ्रो किया एच हाइट से,
और आपको पूछा जाए कि वो जाके ग्राउंड को कितनी स्पीड से हिट करेगा ना, हमें v निकालना है कि वो कितनी स्पीड से जाके हिट करेगा। तो करो इसको भी वर्क एनर्जी थ्योरम से। हाँ, यू स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट। फिर से आप ऐसे ही सोचोगे, यहां से यहां जाने में ना, पूरा यहां से यहां जाने में हर टाइम पे फोर्स केवल कौन सा लग रहा होगा, नीचे को mg, और वो कोई भी पाथ से आया हो ना, नीचे को कितना आया h, तो हम जब यहाँ पे लगाएंगे W ऑल बराबर डेल्टा के, W ऑल में केवल कौन सा वर्क है, mg का वर्क है, फाइनल के माइनस इनिशियल के ना। mg कितना वर्क कर रहा है, नीचे को mg लग रहा है और नीचे को डिस्प्लेसमेंट भी है, तो प्लस mgh। फाइनल काइनेटिक के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक के लिए हाफ एम यू स्क्वायर ना। तो यू एम यहाँ से कॉमन होके कट जाएगा, टू उधर कर देंगे तो 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इससे v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस 2gh। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। जो भी टाइम जिस रिलेशन में नहीं है वो सारे रिलेशन प्रूव हो जाएंगे, जिस भी रिलेशन में टाइम नहीं आया है वो रिलेशन प्रूव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसमें एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच किया गया जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और इस पे एक कॉन्स्ट, अभी ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है ना, इनिशियली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, फिर हमने इस पे एक कांस्टेंट फोर्स F लगा करके इसको पुल करना स्टार्ट किया, F कांस्टेंट है। तो हमें बताना है कि ये मैक्सिमम कितना इलोंगेट हो पाएगा। फाइंड मैक्सिमम elongation in spring ना। यहाँ पे सारे सरफेस स्मूथ हैं ना, जो ग्राउंड है वो स्मूथ है।
हाँ 2F/k। देखो यहाँ पे हम ऐसे मान लेंगे कि ये मान लो मैक्सिमम कुछ x डिस्टेंस तक गया, ये कुछ x डिस्टेंस तक गया मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच चुका है तो इसका v कितना हो चुका होगा? अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच गया है तो इसका v कितना हो रहा होगा? 0, क्योंकि अगर अभी 0 नहीं हुआ तो अभी और आगे जाएगा ना, तो मैक्सिमम इलोंगेशन के टाइम पे v 0 हो चुका होगा। ठीक है। अब अगर हम इन दो पोजीशन के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं ना, अब अगर हम बोलें कि भाई W ऑल बराबर डेल्टा के, तो यहाँ पे वर्क कौन कौन से लोग कर रहे हैं? एक तो W कैपिटल F कर रहा है और एक स्प्रिंग कर रहा है ना, दो ही लोग हैं ना जो इस पे वर्क कर रहे हैं। एक इधर खींच रहा है, एक अपोजिट में खींच रहा है। नॉर्मल का वर्क तो यहाँ 0 है ना, ग्रेविटी का वर्क 0 है ना, वो सब 90 डिग्री पे लग रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है ना? mg जो है वो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में है, वो 0 है। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, वो भी 0 है। तो बस दो का वर्क हो रहा है। ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। और शुरू में भी ये किस में था? रेस्ट पे था ना, रेस्ट से खींचना शुरू किया था। शुरू में भी स्पीड क्या थी इसकी? 0। तो 0 माइनस 0 डेल्टा के 0 है। अब दोनों का वर्क मैंने पीछे इसी दिन के लिए निकलवाया था कि आगे यूज कर सके। कैपिटल एफ का वर्क कितना बोलोगे? अगर वो यहां से यहाँ एक्स गया तो कैपिटल एफ का वर्क कितना आएगा? यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स का वर्क कितना आएगा? प्लस में एफ इंटू एक्स। और वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आएगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। कल्पेश थोड़ा दिमाग लगा, 0 नहीं होगा तो क्या होगा? अगर तू बोल रहा है कि मैक्सिमम इलोंगेशन आ गया, अब और आगे नहीं जाएगा, तभी ना मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग आपको याद रखना है ना, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो इससे आ जाएगा F इक्वल टू 2F/k। अगर मान ले अभी v 0 नहीं हुआ है तो ये क्या होगा? चल रहा है ना, अगर चल रहा है तो फिर और इलोंगेशन आएगा ना। जब यहां से मैंने खींचना शुरू किया तो स्पीड आना शुरू हुई। अब स्पीड की वजह से वो आगे बढ़ता जा रहा है, जब वो आगे बढ़ेगा तभी ना यहाँ इलोंगेशन आएगा। इसके चलने की वजह से इलोंगेशन आएगा ना। जब तक चलना बंद नहीं होगा तब तक इलोंगेशन बढ़ना बंद होगा क्या? और चलना किस चीज पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे या एक्सेलरेशन पे? किसी इंस्टेंट पे कोई चीज नहीं चल रही है तो उस इंस्टेंट पे क्या 0 होना चाहिए? वेलोसिटी 0 होना चाहिए ना। अगर इलोंगेशन बढ़ते बढ़ते आके फाइनल मैक्सिमम पे आ गया तो अब v 0 हो चुका होगा ना। अगर v 0 नहीं हुआ तो अभी और आगे जाएगा। जब तक v 0 नहीं होगा तब तक वो जाता जाएगा ना, तब तक इलोंगेशन बढ़ता रहेगा। अब देखो, अगर आपका v 0 हो गया है तो क्या अभी a 0 है? अगर हम स्प्रिंग का फोर्स निकालें अभी, तो अभी कितना लग रहा है? k इंटू एक्स। एक्स कितना आया है? 2F/k, मतलब 2F। मैक्सिमम इलोंगेशन पे स्प्रिंग का फोर्स इधर को लग रहा है 2F के बराबर, और ये वाला फोर्स F अब भी लग रहा है, तो नेट फोर्स अब पीछे को लग रहा है ना। मतलब इसके बाद अब ये वापस लौट जाएगा, अब और आगे नहीं जा पाएगा। फोर्स बैलेंस कहाँ पे हुए होंगे? फोर्स बैलेंस कहाँ हुए होंगे? जहां पे F बराबर आया होगा kx के ना, जहां पे F बराबर आया होगा kx के, वहां पर फोर्स बैलेंस हुआ होगा।
जब एफ बराबर आएगा के एक्स के, मतलब एक्स बराबर एफ बाई के ना, एक्स इक्वल टू एफ बाई के पर फोर्स बैलेंस हो गए थे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखो शुरू में जब मैंने इसको खींचना शुरू किया एफ फोर्स से, तो पीछे वाला फोर्स अभी तो जीरो था ना, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा पीछे वाला फोर्स बढ़ना शुरू होगा, तो के एक्स बढ़ता जा रहा है, और के एक्स बढ़ते बढ़ते जब हम यहाँ पे पहुंचे, एफ बाई के पोजिशन पे पहुंचे, तब एफ और के एक्स इक्वल हो गए। तो इस पार्ट में वो क्या हो रहा था, एक्सिलरेट कर रहा था, रिटार्ड कर रहा था। इस पार्ट में एक्सिलरेशन था, रिटार्डेशन था, जीरो से एफ बाई के बीच में एक्सिलरेशन था ना, यहाँ पर एक्सिलरेशन था। अगर एक्सिलरेशन है तो स्पीड क्या होती गई होगी, अगर एक्सिलरेशन था तो स्पीड क्या होती गई होगी, इंक्रीज होती गई होगी। तो यहाँ पे आके स्पीड क्या हो गई, अभी इस पोजीशन पे v जो है वो मैक्सिमम हो चुका है। तो अब दोनों फोर्स तो बैलेंस हो गए, लेकिन स्पीड है तो ये चलेगा या नहीं चलेगा इसके बाद, ना ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए लेकिन स्पीड तो मैक्सिमम पहुंच चुकी है ना, तो चलेगा। अब जैसे वो आगे चलेगा ये फोर्स क्या होगा, और बढ़ेगा ना, जैसे वो इधर चलेगा ये के एक्स और बढ़ेगा ना। तो अब यहां से यहां के बीच में क्या शुरू हो जाएगा, रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा ना, यहां से यहां के बीच में रिटार्डेशन, ए निगेटिव हो जाएगा, तो v कम होना शुरू होगा, और कम होते होते फाइनली जब जीरो हो जाएगा तो ये रुक जाएगा और फिर अब वापस लौटेगा। तो हमको ये वाला डिस्टेंस पूरा चाहिए था। समझ आया यहाँ पे क्या क्या हुआ है, पहले एक्सिलरेट हुआ है फिर रिटार्ड होके जीरो हो गया है। तो आपको देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखना है कि अगर हम एफ फोर्स से एक ब्लॉक को खींचेंगे स्प्रिंग लगा के, तो मैक्सिमम इलोंगेशन वहां पे 2f/k आता है ना, मैक्सिमम इलोंगेशन 2f/k आता है। इसी चीज को पूछने का एक और तरीका होता है, इसी चीज को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं। हमने वर्टिकल में एक स्प्रिंग ले ली और इससे एक मास को हैंग किया सडनली। रफ होगा तो आगे समझाऊंगा सिद्धेश ना, अभी तू बस चुपचाप ये नोट कर ले। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उस पर फोकस कर। मान ले मैंने एक स्प्रिंग से एक मास को हैंग किया ना, और हैंग करके छोड़ दिया, तो अब ये क्या होगा, ये नीचे भागेगा ना, हैंग करके छोड़ूंगा तो नीचे भागेगा, तो मैक्सिमम कितना इलोंगेशन आएगा। यहाँ पे भी ये पूछा जाएगा कि फाइंड 2 mg/k। हाँ, जब हम mg वाला मास हैंग करके छोड़ेंगे तो mg वेट की वजह से ये नीचे भागेगा ना, और कब तक भागता रहेगा, जब तक कि फोर्स बैलेंस नहीं हो जाए ना। तो कहीं यहाँ पे जा करके mg बराबर हो जाएगा के एक्स के, तो उस टाइम पे ये के एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, mg/k ना। लेकिन यहाँ पे अभी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी है, तो ये और नीचे जाएगा, कब तक नीचे जाता जाएगा, जब तक कि फाइनली उसकी स्पीड जीरो नहीं हो जाए ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेट कर रहा है और फिर यहाँ पे रिटार्ड करेगा और फाइनली जा करके जीरो हो जाएगा। तो फिर से हम वैसे ही निकालेंगे, टोटल मान लो ये गया, सडन लोडिंग लिखा है ना, लोडिंग, सडन लोडिंग ना, सडनली लोड करके छोड़ दिया है। ग्रेजुअल लोडिंग मतलब अभी करेंगे जिसमें हाथ नीचे लगा के रखेंगे और धीमे धीमे नीचे आने देंगे। दो टाइप से लोडिंग करते हैं, लगा के छोड़ देने को बोलते हैं सडन लोडिंग, और लगाया और नीचे हैंड रखा हुआ है फिर नीचे धीमे धीमे ला रहे हैं तो ग्रेजुअल लोडिंग होगा।
तो आप समझो यहाँ पर अगर मान लो मुझे पूरा यहाँ से यहाँ तक का निकालना है मैक्सिमम इलोंगेशन, मान लो मैक्सिमम इलोंगेशन आया टोटल एक्स एम ना, मैक्सिमम इलोंगेशन आया एक्स एम, तो हम क्या लगाएंगे, डब्लू ऑल बराबर डेल्टा के। यहाँ वर्क कौन कर रहा है, एक तो ग्रेविटी कर रहा है और दूसरा स्प्रिंग कर रहा है। ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, नीचे को ग्रेविटी लग रहा है एम जी, और ये टोटल नीचे कितना गया है एक्स एम, तो ग्रेविटी का वर्क क्या आएगा, प्लस में आएगा ना एक्स एम, तो प्लस में एम जी एक्स एम। और स्प्रिंग का वर्क ना, स्प्रिंग अभी शुरू में नेचुरल लेंथ में थी, नेचुरल लेंथ से अगर हम उसको एक्स खींच देंगे तो कितना वर्क आता है, माइनस हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। और फाइनल स्पीड जीरो है, इनिशियल जीरो थी ना, जब सडनली लोड करके छोड़ा था, शुरू में स्पीड जीरो थी, तो डेल्टा के जीरो है, तो इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो एक्स एम की वैल्यू आ गई 2 mg/k। सब कुछ वही सेम हुआ है, जो पहले हॉरिजॉन्टल में हुआ था वही यहाँ पे वर्टिकल में हुआ है, एफ का काम mg कर रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर यहीं पर ये पहले नोट कर लो, सडन की जगह ग्रेजुअल लोडिंग हुई होती तो एक्स कितना आता है वो निकालते हैं। बस एक लास्ट प्रॉब्लम और कर लेते हैं, फिर होमवर्क देता हूँ। अगर मान लो आपने स्प्रिंग से ब्लॉक को लोड किया और उसके नीचे हैंड लगा के रखा, आपने मान लो अपना हैंड यहाँ नीचे लगाया हुआ है, 1 2 3 4, ड्राइंग में बहुत हालत खराब है मेरी यार, ऐसे नीचे हाथ लगा रखा है और धीमे धीमे इसको नीचे आने दे रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभी कैसा लोडिंग किया हमने, ग्रेजुअल लोडिंग। मास एम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो अभी हमारा मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आएगा, अगर आप नीचे हाथ लगा के रखोगे और धीमे धीमे इसको नीचे आने दोगे, तो जैसे ही फोर्स बैलेंस होगा फिर ये उसके बाद नीचे जा पाएगा। इसमें जब आपने हैंड लगा रखा है तो स्पीड तो आने नहीं दे रहे हो आप, स्पीड नहीं आने दे रहे हो, तो जैसे ही फोर्स बैलेंस होगा फिर नीचे जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो जैसे ही एम जी बराबर होगा के एक्स के ना, वहीं पे ये रुक जाएगा। अब इसके बाद आप हैंड हटा लो, वहीं रुका रहेगा ना, इस पोजीशन को हम बोलते हैं, इस पे फोर्स बैलेंस है ना, तो हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं ना। यहाँ पे देखो आपने नीचे हैंड लगा रखा है और आप हैंड धीमे धीमे नीचे ला रहे हो, तो स्पीड नहीं आने दे रहे हो ना, और जैसे ही एम जी बराबर के एक्स होगा फिर आप अपना हैंड नीचे भी लेकर ले जाओ, फिर ये वहीं रुक जाएगा,
mg kx के बराबर है। अभी तक इसके पहले mg ज्यादा था तो वो नीचे आ जाता था। स्पीड आई नहीं है, अगर स्पीड आई नहीं है और फोर्स बैलेंस हो गया, नॉर्मल आपके हैंड का लग रहा है, लेकिन जिस इंस्टेंट पर आपने हैंड हटाया और जब ये फोर्स बैलेंस है और हैंड हटा लिया आप, तो उस टाइम पे यही बैलेंस है ना, हैंड हटा लिया है अभी आपने, स्पीड आने नहीं दिया, हैंड लगा के धीमे धीमे नीचे लाए हो, और जब mg बराबर kx हो गया है तो वहां पर फिर अब आगे जाएगा। तो ग्रेजुअल लोडिंग में इलोंगेशन कितने का आता है, mg/k का ना। श्रेयस अनम्यूट करो भाई। अब ये बताओ, मैंने इसमें ब्लॉक के नीचे हैंड लगा रखा है और हैंड को स्लोली नीचे ले गया, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा अगर मैं हैंड नीचे ले जाऊं तो? यहाँ पे अभी कौन सा फोर्स लग रहा है? हेलो, हेलो, श्रेयस। हेलो। हाँ श्रेयस, ये बता, अभी मैंने हैंड लगाया हुआ है और मैं हैंड नीचे ले जाऊं अगर स्लोली, तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों नीचे गया? क्योंकि इस पे ग्रेविटी का भी फोर्स है। ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और अभी ये जो स्प्रिंग का फोर्स है वो 0 है शुरू में, हाँ और मैंने हैंड लगा रखा है, तो मैं स्पीड नहीं आने दूंगा, बस हैंड धीमे धीमे नीचे करता जाऊंगा ना, हैंड को हाँ स्लोली नीचे मूव करा रहा हूँ। तो हर टाइम पर स्पीड इसकी कितनी रहेगी अगर मैं स्लोली नीचे मूव करा रहा हूँ तो? 0 रहेगी। 0। और नीचे को mg एक फोर्स लग रहा है और ऊपर को kx फोर्स लग रहा है सर बट ना? ऊपर को नॉर्मल भी रख रहा है ना हाँ हैंड ठीक है, से। नॉर्मल भी लग रहा है, लेकिन मैं जब नीचे मूव कराता हूँ ना, जब नीचे मूव करा रहा हूँ, तो उस प्रोसेस में नॉर्मल बार बार चेंज हो रहा है ना। जैसे मैं, या थोड़ी देर के लिए मान ले नॉर्मल भी लग रहा है, ठीक है ना, तो mg बराबर है नॉर्मल प्लस kx के। फिर मैं ऐसे करते करते एक ऐसी पोजीशन पे आ गया जहां पे, अब देख, अगर kx बढ़ता जा रहा है तो नॉर्मल क्या होता जा रहा होगा लगातार कम हो रहा है ना, क्योंकि नीचे mg तो फिक्स फोर्स लग रहा है, ऊपर kx प्लस नॉर्मल लग रहा है। अब मैं हैंड नीचे करता जाऊंगा तो kx बढ़ता जा रहा है और n कम होता जा रहा है। तो जब इस पोजीशन पे पहुंचूंगा जहां kx बराबर mg हो चुका है, तो नॉर्मल कितना हो चुका है अब? हाँ अब 0 हो चुका है। अब या समझा। अगर मैंने यहाँ हैंड लगा भी रखा है तो भी मुझे वेट फील ही नहीं होगा, क्योंकि वो इससे ही बैलेंस हो रखा है kx से mg। हाँ हाँ अब अब मैं समझा सर। हैंड हटा भी दूं तो भी वो नीचे नहीं जाएगा। अब समझा। थैंक यू सर। ठीक है, तो ग्रेजुअल लोडिंग के टाइम पर, नहीं नहीं सर, आयु देखो, जो अगर एयर रेसिस्टेंस आप काउंट नहीं करोगे और सडनली छोड़ दोगे तो ये यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट करता है, हम एसएचएम चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो अभी आप उस पर फोकस नहीं करो ना। अगर एयर रेसिस्टेंस है तो थोड़ी देर तक वाइब्रेट करते करते यहाँ आके रुक जाएगा mg/k पर। जब एनर्जी का लॉस होगा तब वो यहाँ आके रुकेगा, तो अभी आप उस पर नहीं फोकस करो, क्योंकि बाकी सब कंफ्यूज होने लग जाएंगे ना, एसएचएम में वो पढ़ाऊंगा। सर तो हर केस में वैसे यही आएगा ना इक्विलिब्रियम का पोजीशन। हाँ, अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो फाइनली वो इक्विलिब्रियम पे जाकर रुकेगा। ठीक है, अब एक चीज बस और छोटी सी बता दूं, देखो लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था, फोर्स जब फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया था और वर्क निकाला था। अब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने के बाद इसको हम और इजीली कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने के बाद इसको हम इजीली कैसे कर सकते हैं? हमें देखो, अगर वेलोसिटी मिल जाएगी तो वेलोसिटी से हम एनर्जी निकाल लेंगे, एनर्जी आ जाएगी तो वर्क आ जाएगा। तो अभी देखो, हमने पिछली बार इसका m इंटू ए बराबर टी स्क्वायर, तो उससे हमने a निकाला था t² m, फिर a को लिखा था dv/dt, और इंटीग्रेट करके v निकाला था, तो v आया था t³/3m। v आ गया है। अब हमें वर्क चाहिए, तो वर्क के लिए हम क्या लगा देंगे, W एक ही फोर्स है यहाँ पे, इसका ही वर्क चाहिए, बराबर डेल्टा के। डेल्टा के मतलब फाइनल के माइनस इनिशियल के।
टाइम 0 डालोगे तो इनिशियल स्पीड कितनी हो रखी है इसकी, टाइम 0 से 2 सेकंड का चाहिए था हमें ना, टाइम 0 डालोगे तो स्पीड कितनी मिलेगी 0, और 2 सेकंड डालोगे तो कितनी मिलेगी 2 के पावर 3, 8 मिलेगी ना। तो फाइनल स्पीड है 8 के पावर, एक मिनट, हम बोलेंगे फाइनल वर्क है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस इनिशियल तो 0 है ना, अब v की वैल्यू डाल दो, हाफ एम, फाइनल v कितना है 8/3m का स्क्वायर, या 9 इंटू 2 18, नहीं ये आ जाएगा जिसको हमने लिखा था 32/9m। कुछ समझ आया मैंने क्या किया? अगर मुझे टाइम के टर्म में कुछ भी दिया हुआ है तो वहां बेटर तरीका क्या है, आप v निकाल लो, और v आ गया तो डेल्टा k आ गया, डेल्टा k आ जाएगा तो वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब होमवर्क नोट कर लेते हैं। होमवर्क में पहले तो आप जो भी नोट्स पढ़ाए गए अच्छे से रिवाइज करना है ना, जो कुछ नए बच्चे आए हैं उनके लिए मैं फिर से बोल दूं, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसको आपको एक बार खुद से सारे प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने होते हैं बिना देखे हुए, जब ना आए तब नोट्स रेफर करो और थ्योरी फिर से पढ़ो क्लास नोट्स की, फिर जो होमवर्क दिया जाए वो ट्राई करना रहता है। होमवर्क में तीनों सब्जेक्ट में ये चीज फॉलो करनी है ना, इलुस्ट्रेशन 1 से लेकर के इलुस्ट्रेशन 11 तक, और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, फिर इन टेक्स्ट 2 भी हो सकता है, इलुस्ट्रेशन 12 13 14 15 16 17 जाने देता हूँ। इस संडे को छुट्टी, ये लास्ट संडे थोड़ी है इस मंथ का, टेस्ट रहेगा, टेस्ट है भाई, टेस्ट है, और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट कर लेना। लास्ट कैसे है, लास्ट अभी इसके बाद एक और संडे पड़ेगा, कुछ भी यार, अभी एक और संडे पड़ेगा, तुम लोग तो कुछ भी बोलते हो। दशहरा में किसको रावण जलाने जाना है बाहर यार, सब घर में ही रहोगे, घर में अच्छे से तैयार होकर के अच्छे अच्छे खाना खा करके क्लास अटेंड करना, पूजा भी कर लेना अच्छे से, फिर क्लास अटेंड करना, घर पे ही तो रहना है। एक सेकेंड में संडे चेक करता हूँ, अगर संडे पड़ेगा तो कर देंगे छुट्टी। अच्छा ये लास्ट संडे पड़ रहा है 25 है, ओके ओके, ठीक है, अच्छा फिर इस संडे को छुट्टी है, ओके, चलो फिर ऐस करो तुम लोग, होमवर्क करो, रिवाइज करो, बाय एवरीवन।